आज जो इस वक्त डिलेमा हम फेस कर रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जो इस वक्त के मैनेजर कैडर है ना, वो सारा मिलेनियल्स का है। और अब उनके पास जनरेशन जी है। जनरेशन जी के जो यूथ है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ऐसा ही रहा और उन्होंने चेंज नहीं किया अपने आप को, तो ये जेन ज़ी इज़ गोइंग टू सुपरसीड देम इन लॉट ऑफ वेज। बहुत सारी चीज़ों के अंदर ना ये आउटडेटेड हो जाएगी वेरी सून। ये मिलेनियल्स जो जहनी लिहाज से ना अबे और ग्लोरीफाई भी करते हैं ना उस चीज़ को कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ है, हमने तो 18 घंटे भी काम किया है। हाँ, हमने तो हम तो 18 घंटे का, हम तो शिकायत नहीं करते थे। हाँ, मसला हल कर रहा हूँ। देखिए, हर्ड मेंटालिटी तो जानवरों में हो तो बेहतर है। इंसान में नहीं होनी चाहिए। हाँ, सिर्फ बात ये क्यों फैसला करेगा? ये तो मसला इन बच्चों को पढ़ाने का नहीं है, इन बच्चों के पेरेंट्स को पढ़ाने का है। द मोमेंट ऑडियंस फील के ये मुझे ऐड दिखाया जा रहा है, बेचा जा रहा है वो तो फिल्टर कर देता है। नाउ दे वांट के जो यूजर्स हैं इसके, वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही काम किया है। हाँ, चाहे वो स्कूलिंग हाँ, हो, ऐसे ही। पेरेंटिंग हो, हाँ, बिल्कुल। हर जगह पे। तो इसलिए इतने एक्सपेरिमेंट्स हैं ही नहीं या होना ही नहीं चाहते या डरे हुए हैं। हाँ। और जो नए बच्चे आ रहे हैं वो बहुत सारी जगहों पर आउटस्पोकन भी हैं, बहुत सेल्फ अवेयर हैं, जहाँ तक मैंने नोट किया है। बहुत सेल्फ अवेयर हैं। देखिए, एक तो हमारा स्कूल सिस्टम भी तो पता नहीं, ओरिजिनल थॉट्स आपकी अपनी है। ग्रास रूट लेवल पे जो क्रिएटिविटी है ना, सपोज 5 करोड़ रुपए में या 4 करोड़ रुपए में जो ऐड बनता था, उसका 80% अब शायद 1 करोड़ रुपए में बनता है। थैंक्स टू दैट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे इन द पॉडकास्ट। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आप माशाल्लाह मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक लीडिंग पोजीशन के अंदर हैं। इन योर ओपिनियन व्हाट मेक्स अ गुड मार्केटियर? अच्छा, एक तो भाई थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया। तो अच्छा मार्केटर बनने के लिए ना आपको 2 चीज़ें चाहिए। एक आपकी कॉमन सेंस होनी चाहिए, और दूसरा आपके जहन में होना चाहिए कि मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सो आप एक होता है किसी को पहनाना। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मार्केटिंग और सेल्स की अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान में जनरली आम आवाम को इतनी क्लियर नहीं है कि मार्केटिंग क्या है, सेल्स वो क्या है। मार्केटिंग से ऐसा लगता है एडवर्टाइजमेंट को ना, वो मार्केटिंग से हाँ, एडवर्टाइजमेंट इश्तहार बनाना है मार्केटिंग, हाँ, और किसी को चूना लगाना है सेल्स। ठीक है, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन एक्चुअली किसी को ये कन्विंस करना कि आपका ये प्रॉब्लम इस चीज़ से सॉल्व होगा, और उसको उस सॉल्यूशन को उस तक पहुंचा देना, ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर देना, दैट इज़ सेल्स। और ये सोचना कि मेरे पास क्या माशरे में क्या प्रॉब्लम है, और उसके लिए मैं क्या बना सकता हूँ, या मैं क्या सर्विसेज को टेलर करूँ कि ये एक बड़े क्लस्टर ऑफ कस्टमर्स के लिए ये सोल्यूशन उनके लिए काबिल कबूल हो, या उनके लिए ट्रांजेक्शन हो सके। ये सोचना थोड़ा सा ज़्यादा बड़े होराइज़न में, दैट इज़ मार्केटिंग। ठीक है। सो क्या चीज़ चाहिए? एक कॉमन सेंस चाहिए, दूसरा सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना और उसको कम्युनिकेट करना, ये आना चाहिए। मतलब वो हर्ड मेंटालिटी ना हो कि चूँकि ये कर रहे हैं सारा काम तो हम भी शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जहन में कि मैं कुछ मसला हल कर रहा हूँ। देखिए, हर्ड मेंटालिटी तो जानवरों में हो तो बेहतर है। इंसान में नहीं होनी चाहिए। हाँ, सिर्फ बात है। हाँ, सही है। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा बताएं, जब आप लोग ये मार्केटिंग मीटिंग के लिए बैठते होंगे, कोई आइडिया बंदा पिच करता होगा, तो वो पूरा प्रोसेस क्या होता है? कोई बंदा लेकर आया कुछ आइडिया आपके पास, क्या क्या उसके इन्स एंड आउट्स होते हैं, और किस तरीके से डिसीजन मेकिंग होती है, सब कुछ? अच्छा, इसमें बताया ना कि प्रॉब्लम और उसकी सोल्यूशन ही है। तो मेरा एक फार्मूला है, मैंने कहीं सुना था, पढ़ा था, मुझे याद नहीं कहाँ मैंने पढ़ा था। आई कॉल इट 131। 131, ओके। सो पहला वन है ना, वो है कि जी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगर आप अपने प्रॉब्लम को किसी तरह प्रॉपर्ली स्टेटमेंट में ले आएँ तो वो 50% सॉल्व हो चुका होता है। देन आई आस्क एवरीबडी कि ठीक है, दिस इज़ द प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व, व्हाट आर द 3 पॉसिबल वर्केबल ऑप्शंस। ओके, ठीक है, 1-2 तो आपके जहन में होते हैं, तीसरा सोचने के लिए ना कोई दिमाग की चूल्हे हिलानी पड़ती है। ठीक है, तो आप उसमें यानी 3 वर्केबल सोल्यूशन दें। देन द सेकंड 1-3, और तो दूसरा वन है ना, दैट इज़ कि भाई मुझे इसमें से कौन सा सोल्यूशन चाहिए, या मैं कौन सा इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। सो फॉर द मार्केटिंग मीटिंग में बैठे हुए हैं कि ये कैंपेन हमने लाइव करनी है। सो मेरा क्वेश्चन पे स्टेटमेंट क्या, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम जिसके लिए तुम चाहते हो कि ये हो जाए। सो जी दिस इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अच्छा जी, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है,
कस्टमर्स को अवेयरनेस नहीं है हमारे फला फीचर्स के बारे में, दैट्स फाइन। इसको अचीव करने के तुम्हारे 3 ऑप्शंस क्या है? तो हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, हम सेल्स टीम को ट्रेन कर सकते हैं, हम कोई यूज़र जनरेटेड कंटेंट डेवलप करने की कैंपेन कर सकते हैं। तो ओके, सो इन तीनों वर्केबल सोल्यूशन में से व्हाट डू यू वांट टू डू? मेजॉरिटी उसमें लोग क्लियर नहीं होते, लेकिन जिनमें कुछ लीडरशिप की स्किल्स होती हैं या जो ट्रू मार्केटर होते हैं, दे हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू गाइड देम फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि अच्छा ये जो तुमने सोल्यूशन सोचा है इसमें तुमने ये सोचा कि नहीं, ये सोचा कि नहीं, ये सोचा कि नहीं, और यूजुअली वो खुद ही अपने सॉल्यूशंस को मॉडिफाई करके रिफाइन कर लेता हूँ। सो मार्केटिंग मीटिंग में ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ना सिर्फ वो मॉडल खड़ी हुई हों और जो ना हम वो उनके कपड़ों की बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इट इज़ वेरी सीरियस वर्क। हाँ, मतलब मैं वो थॉट प्रोसेस थोड़ा सा ना जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो इस तरह की मीटिंग्स होती होंगी वो डिफरेंट हैं, और जो फॉर एग्जांपल कोई क्लोथिंग ब्रांड है तो उसके अंदर कोई मार्केटिंग कैंपेन जब प्लान होती होगी तो उसकी डिस्कशन टोटली डिफरेंट होती होगी, क्योंकि दोनों चीज़ों के अंदर बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब मुझे जाके एक शर्ट खरीदनी है और मुझे जाके एक गाड़ी खरीदनी है, तो गाड़ी दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? खरीदनी है। हाँ, तो सेल्स टारगेट पूरे हो रहे हैं। यही सब मीटिंग सारी स्टार्ट होती है, ठीक है। सो दैट इज़ द सेल्स टारगेट, या सेल्स टारगेट इस महीने का पूरा हो रहा है, लेकिन अगले 2-3 महीनों में जो हमारे एस्पिरेशंस है ना वो हमें यहाँ से यहाँ लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल 30% ग्रोथ करनी है। अब ये 30% ग्रोथ क्या मार्केट भी ग्रो कर रही है? इफ़ द आंसर इज़ हाँ, मार्केट भी ग्रो करनी है, हमें उसके साथ ग्रो करना है, तो उसकी स्ट्रैटेजी कुछ और होंगी। अच्छा, मार्केट ग्रो करे नहीं करे हमें नहीं पता, कि हमें अपनी सेल्स ग्रोथ करनी है, सो उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी होगी। सो क्लोथिंग ब्रांड में भी मीटिंग यहीं से स्टार्ट होती है, आई एम श्योर। ऑटोमोबाइल मीटिंग यहीं से स्टार्ट होती है। सो सारी भाग दौड़ का अगर रिजल्ट ये है कि आपके कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स पूरे होने जा रहे हैं, तो ये सारी जो है ना वो सही है। अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब वो सुना है ना, आनियाँ जानियाँ, वो लतीफ़ा सुना है आपने? वो एक बंदर था, उसने कहा कि यार मैं जो है ना वो बड़ा साइज़ का हो गया तो मुझे बादशाह बनाऊँ। तो बादशाह मर गया था, तो लोगों ने ना उसको उसके दांत वाँत देखे और कहा कि ठीक है इसको बादशाह बना देते हैं, बन गया बादशाह। तो एक बकरी आई ना भागी हुई कि बादशाह सलामत मेरे बच्चे को भेड़िया लेके जा रहा है। उसने कहा अभी क्या हिम्मत कैसी हुई इसने? वो इधर छलांग उधर छलांग, इधर दरख्त पे गया, इधर गया उधर गया, वो सारा कुछ। वो कह रही बादशाह सलाम बच्चा ले जा रहा है, कुछ करें। वो कह रहे हैं मैं कर रहा हूँ कुछ, टेंशन नहीं लो। वो बच्चे को खा गया भेड़िया। उसने बोला बादशाह सलाम बच्चा जो है ना मेरा वो भेड़िया तो खा गया। तो बादशाह सलाम ने कहा आपने मेरी आनियाँ जाने नहीं देखी? अगर कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स के करीब नहीं जा रहे तो आनियाँ जानी है। सही। मतलब मेरे दिमाग में, आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग नाइव, हो सकता है मैं बहुत ही ना कुछ चाइल्डिश किस्म का सवाल कर जाऊँ उसके अंदर। मतलब मेरे दिमाग में था कि भाई एक बंदा जो गाड़ी खरीदने जा रहा है उसकी ज़िंदगी का बड़ा डिसीजन है, शायद ज़िंदगी में 2 दफ़ा ही लेगा ये डिसीजन, 3 दफ़ा लेगा ऑन एवरेज। और गाड़ियों कपड़े ख़रीदने वाला फैसला शायद वो हर 4 महीने में एक दफ़ा करता है, 5 महीने में एक दफ़ा करता है। तो कुछ शायद जो मार्केटिंग जीनियस होते होंगे सारे से भी सोचते होंगे कि हाँ ये इसकी बाइंग पावर ये है और ये फलाने दिमाग कुछ तो डिफरेंट होता होगा मेरा ख्याल। हाँ, जो मकसद तो कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर है ना वो डिफरेंट है। देखो एक पूरे स्पेक्ट्रम पे देखें तो एक तरफ है वो आपकी जो वो प्रोडक्ट जिसमें आप बिल्कुल भी नहीं सोचते, चॉकलेट हो गई, चिप्स हो गए, शैम्प, ये बिल्कुल वो जो कि आपने ऑफ द कफ ले लिया, ठीक है, ऑन द गो, जैसा लोएस्ट इंगेजमेंट प्रोडक्ट। और दूसरे एक्सट्रीम पे फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफार्मर है, आपने ख़रीदना है अपनी फैक्ट्री में बाहर लगाने के लिए, हाईएस्ट इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट, या कोई मशीन नहीं खरीदनी है। सो लोएस्ट इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट से लेके हाई इन्वेस्टमेंट, तो इस पूरा स्पेक्ट्रम है। सो जो B2B है जितना कुछ भी वो हाईएस्ट इन्वॉल्वमेंट वाले प्रोडक्ट जिसमें इंजीनियरिंग सारी शामिल होती है। फिर उससे थोड़े नीचे आए तो घर हैं। तो किसी भी इंसान की ज़िंदगी में सबसे महंगी चीज़ उसने घर खरीदी होती है। सो हाउसिंग, और उसके बाद ऑटोमोबाइल, फिर फाइनेंसेस, बैंकिंग इंडस्ट्री पूरी, और फिर वो मीडियम टू लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है। सो कस्टमर वही होता है, मैंने चॉकलेट भी ख़रीदनी है और मैंने गाड़ी भी ख़रीदनी है। उसूल मतलब सेम है वो। सो जो कस्टमर का बाइंग बिहेवियर है ना, लो इन्वॉल्वमेंट में, हाई इन्वॉल्वमेंट में, और कितने दिनों में या कितने टाइम पीरियड में फैसला करता है वो डिफरेंट है। सही है। सो अगर मुझे किसी को टॉफ़ी बेचनी है तो मुझे उसका कलर दिखाना है और इतना दिखाना है कि उसके जहन में याद रहेगा अच्छा यार ये भी कोई चॉकलेट है या टॉफ़ी है इस कलर की। और जहाँ पे वो परचेज़ करने जा रहे हैं तो उसके बिल्कुल आर्म्स रीच में वो चीज़ रखी हुई हो सामने, ताकि वो सोचना ना पड़े, वो उठा के ले जाए। कैश काउंटर पे जा रखा था, कैश काउंटर पे आप देखते हैं ऐसी चीज़ें रखी होती हैं।
लेकिन दूसरे एंड में जब आप किसी गाड़ी या किसी घर की बात करते हैं तो वो एक लंबा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी ख़रीदनी है कोई, सो आप सबसे पहला काम ये करेंगे, आप पहले यूट्यूब पर सर्च करेंगे, ऐसा ही है। या फिर आप सोचेंगे किसके पास है, उसके पास उससे बात कर लेता हूँ, बिकॉज पैसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और आप के लिए वो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा चाहिए, तो आप किसी से रेफरेंस लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस कि कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर डिफरेंट है। अदरवाइज एसेंशियली इट इज़ जस्ट अ कमर्शियल बिजनेस। अभी आप वो लीडर्स की बात कर रहे थे, आपके ख्याल में मतलब व्हाट डू यू थिंक आर 2-3 क्वालिटीज़ दैट अ लीडर मस्ट पोजेस, स्पेशली अब आजकल जो एक AI का बूम है ना, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो शिफ्ट हुआ होगा लीडरशिप के हवाले से भी। अच्छा, लीडरशिप के हवाले से यस, थोड़ा आपका चेंज तो लीडिंग हुआ मंत्र है। क्या है, मतलब आप देखिए मेरा जो बिलीफ है, या जब वे ऑफ लीडरशिप विच आई बिलीव वर्क्स वेल फॉर मी, आपने लीड क्यों करना है, लोगों को करना है। सो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मुख्तलिफ फैमिली से मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग आए हुए हैं, वो मिलकर के काम कर रहे हैं। हर कोई ना अपने पर्सनल इंटरेस्ट में आया हुआ है, ठीक है। कोई सिर्फ फाइनेंशियल्स के लिए आया हुआ है, कोई फाइनेंशियल प्लस सोशल रिस्पेक्ट के लिए आया हुआ है, किसी को फाइनेंशियल का इशू नहीं है, उसने बस अपने आप को मनवाना है। सो हर किसी के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। सो एज अ लीडर ना, आपने लोगों को एम्पैथी के साथ कनेक्ट करना है उनके साथ, और उनके पर्सनल इंटरेस्ट को उस ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ अलाइन करना है। सो आपने अलाइन कर दिया ना, तो फिर आपको डंडा नहीं मारना उनको, आपने उनको बताना है कि ये कैसे अलाइन है, एंड दे विल डू द जॉब फॉर देयर ओन बेनिफिट। सही है। सो एक साइड है जहाँ पे आप ये वाली लीडरशिप कर रहे हैं, दूसरी साइड होती है जिस पे आपने बहुत ही कंट्रोल एनवायरनमेंट में और आपने डंडा मार मार के लोगों से काम करवाना होता है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे यस, दैट डंडा वर्क्स वेल, लेकिन इफ़ यू वांट टू डेवलप पीपल, इफ़ यू वांट अ सिचुएशन के जहाँ पे आप लीड करके वहाँ से लीडर्स डेवलप करके उसको ऑटो पे रन कर लें, या वहाँ से आप एज ए इंस्टीट्यूशन अपने अंडर में लीडर्स जनरेट कर रहे हो, सो मेरा ये ख्याल है, आई एम नॉट दैट ग्रूम्ड इनफ टू से कि ऐसा होना चाहिए। अभी हमारे एक पहले पॉडकास्ट चल रही थी, वो डाटा एनालिटिक्स के अंदर है, उन्होंने भी एग्जैक्टली एम्पैथी का वर्ड ही यूज़ किया, दिस इज़ द मोस्ट ह्यूमनिस्टिक वे टू लीड, कि आप जो ना वो कॉमन गोल्स की तरफ आ जाएं कि वो बंदा क्या चाह रहा है, और आप चूँकि एक ब्रिजिंग रोल प्ले करते हैं बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स में और टेक्निकल टीम्स में, तो आप अलाइनमेंट शो कर दें, वो बंदा ऑटो पे काम करेगा। पता है क्या होता है, आपके पास ना जितने भी लोग हैं ना, इंसानों को खुद नहीं पता होता कि उनके अंदर पोटेंशियल कितना है। एग्जैक्टली। जब तक आप उनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर लेके नहीं आएंगे ना, उस वक्त तक वो उस तरह से एक्सपैंड नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा, किसी की विल के अगेंस्ट आप उसको कंफर्ट जोन से बाहर ले जाएं, सही है, वो गिव अप कर देगा और फाइट मोड में चले जाएगा, ठीक है। या तो वो लड़ना शुरू हो जाएगा, या फिर बोलेगा कि मैं नहीं कर रहा, ना छोड़ देगा। सो आपको उसका इंटरेस्ट, कंपनी के इंटरेस्ट से अलाइन किया आपने, और फिर उसको, चूँकि एक्चुअली इफ़ यू हैव टू इन्फ्लुएंस समवन, यू हैव टू बिल्ड दैट रैपो, और एम्पैथी के बगैर ये नहीं होता। तो आपने पहले उसके साथ अलाइन किया, उसको यकीन दिलाएगा कि मैं तुम्हारा खैर खाऊं, अब मैं जो तुम्हारी पिटाई करूंगा ना, वो तुम्हारे फ़ायदे की, वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए होगी, ठीक है। तो अब उसको कंफर्ट जोन से बाहर ले जाएं, उस स्ट्रेस में रहते हुए भी ना, ही नोज़ कि अच्छा यार मुझे भी स्ट्रेस दिया जा रहा है, ये मेरे साथ जो भी स्ट्रेस दे रहा है वो यानी सिंसियर है मेरे साथ, मेरे साथ सिंसियरिटी के साथ ही कर रहा है, पर्सनल कुछ ग्रज नहीं है, पर्सनल ग्रज नहीं है, मुझे सज़ा नहीं दी जा रही। सो उसमें जो वो इंसान है ना, वो फिर अपना 100% लेने की कोशिश करता है, और उसको रियलाइज़ करता है अच्छा मेरा 100% जो मैं समझ रहा था ना, वो उससे ज़्यादा है, पोटेंशियल से कहीं आगे में। हाँ, मेरा पोटेंशियल जो मेरा जो एक्चुअल डिलीवरी थी, मेरे पोटेंशियल से ज़्यादा है। सो वहाँ तक लेकर के जाना, दैट इज़ लीडरशिप। और वो अल्लाह इक़बाल की नज़म है, तूने पूछी इमामत की हकीकत मुझसे, वो मैं जो है ना, उसमें लीडरशिप की ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जो कि फॉर एग्जांपल एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, लीडर का काम है लोगों को प्रोटेक्ट करना और लोगों के लिए ज़िंदगी आसान करना, नहीं है। लीडर का काम है लोगों को टेंशन देना, कंट्रोल्ड वे में ऐसे टेंशन देना जो उनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल करके पुश करे, उनको पुश करे उनका 100% अचीव करने के लिए, और जो वो समझते हैं कि हम यहाँ पर हैं उससे बहुत आगे जाने के लिए।
सो लीडरशिप इज नॉट लाइक अब मुर्गी जो अपने बच्चों को परों के नीचे कर रही है, ऐसे ही है। ठीक है। मैं अभी एक दफ़ा हम लोग ना कोर्स कर रहे, अच्छा मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट था। तो हमारी टीचर ने एक बात बोली कि लीडरशिप की एक निशानी ये भी होती है कि जिस बंदे में लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है ना, एट टाइम्स ही वांट्स अ पोजीशन, वो चाहता है कि उसके पास पोजीशन आ जाए ताकि वो और अच्छे से डिलीवर करे। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो बंदा, हम हमेशा ये बात बोलें कि लीडरशिप इज़ नॉट अ पोजीशन, इट इज़ बेसिकली अ रोल, अ कैरेक्टर। कोई भी बंदा लीडर बन सकते हैं। बोल रहे नहीं भाई, बाज़ दफ़ा लीडरशिप के लिए वो बंदा अगर खुद से बोले कि यस आई वांट टू लीड, हो सकता है कि उसके अंदर ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ हो। तो एट टाइम्स आप जो ना बोल दें ये बात और सामने। अच्छा, कई मत इसमें ये यूनिवर्सली आई डोंट थिंक यूनिवर्सली करेक्ट है, लेकिन एक तो देखो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक अपने अंदर भी एक ख्वाहिश होती है ना, पर्सनल ख्वाहिश भी होती है कि लोग मुझे रिकग्नाइज़ करें। हर इंसान के अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं और नीड्स के डिफरेंट लेवल है, मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स हैं। सो कुछ लोगों को चाहिए होता है कि यार नाउ आई वांट टू बी रिकग्नाइज्ड, ठीक है, एंड ऑल्सो बाय दैट बाय गेटिंग दैट पोजीशन आई वुड बी एबल टू डिलीवर। और कुछ लोग एट सर्टेन पॉइंट जाने के बाद वो रियलाइज़ करते हैं कि यार अब इसके आगे करने के लिए मुझे ये लेना पड़ेगा, इस एरिया की लीडरशिप या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी पड़ेगी। सो बेस्ट मेरे हिसाब से वो होता है कि जहाँ पे ना एक बंदा अ गुड फॉलोअर ही रियलाइजेस कि यार अब अगर मैंने आगे आकर के ये जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं ली ना, कोई डिज़ास्टर तो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। वो जो मजबूरन आगे आके लेता है ना, वो सही कॉम्बिनेशन है। हाँ, खुद से बोल के और ज़बरदस्ती वो इनिशिएट ना हो, लेकिन वो उसके दिल के अंदर उसी को पता होता है और अल्लाह ताला को पता होता है कि ये अपनी जो है ना वो अपना कुछ सेल्फिश इंटरेस्ट हैं या ये मजबूरन आगे आके अपनी जिम्मेदारी ले रहा है। सही। अभी आप वो मार्केटिंग की बात कर रहे थे ना, मैंने वो स्टीव जॉब्स को मार्केटिंग जीनियस बुलाया था, उसकी कोटेशन थी, वो कह रहा है कि इट इज़ नॉट द कंज्यूमर्स ड्यूटी टू नो व्हाट दे वांट। उनको अगर आप चॉइस दे देंगे वो तो कुछ भी चाहेंगे। मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एग्जाम्पल दे रहा था, अगर उस डिमांड है उसकी, घोड़ा चलाना है उसको, तो थोड़ी पता कि कंफर्ट लेवल क्या क्या चीज़ें हैं। सो यू नीड टू इनविजन ऑल द थिंग्स दैट दे कैन पॉसिबली गेट। तो मार्केटर का रोल मतलब इन सारी चीज़ों के अंदर ये भी कि मैं उनको दिखाऊँ, वो अर्ज पैदा करें कि भाई ये है पॉसिबिलिटी। अच्छा, ये सिर्फ मार्केटिंग में नहीं है, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल विजनरीज, ठीक है। वो हेनरी फोर्ड ने कहा था, अगर मैं लोगों से पूछता कि तुम क्या चाहिए, लोग बोल सस्ता और सस्ते घोड़े चाहिए, हाँ, ज़्यादा और सस्ते घोड़े चाहिए, ठीक है। सो ये विजनरी का काम है कि वो ये सोचे कि यार लोगों की लाइफ के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होगी, और उसको जाहिर सी बात है फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी नॉट दैट गुड, द आउटकम विल बी नॉट दैट गुड, लेकिन वो जो इवेंचुअल उसकी प्रोग्रेशन है वो बहुत अच्छी होती है। सो फर्दर में मार्केट रिसर्च हम करते हैं। सो मार्केट रिसर्च में बड़ा डिफ़िकल्ट और बहुत क्रिटिकल होता है कि आप क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं उसमें अगर कोई पूछेंगे जी आपकी सैलरी कितनी है, नोबडी विल गिव द राइट आंसर, सो आप उसको ट्विस्ट करते हैं। अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है। हाँ, और कोई भी आपको सही आंसर नहीं देगा उसके अंदर, आपके पास डेटा ही गलत आएगा। तो आप उसको एक घुमा के पूछते हैं कि टू लिव, फॉर एग्जाम्पल टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ लाइक योर्स, व्हाट शुड बी अ मंथली कंजम्पशन ऑफ दैट फैमिली, ठीक है। अब उसे जो जवाब देना है ना, वो उसने प्रोसेस वही करना है यहाँ पे। सो इट इज़ द मार्केट रिसर्चर्स रोल टू फाइंड आउट कि इनसे जो इनके बैक ऑफ द माइंड में कैसे निकलवाना है, रिस्पॉन्स कैसे निकलवाना है। सिमिलरली ये तो मार्केट रिसर्च के लेवल पे, सिमिलरली प्रोडक्ट डिज़ाइन पे, प्रोडक्ट और ऑफरिंग डिज़ाइन पे भी ना, या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में भी आपको ये सोचना होता है कि लोगों को आज नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल आज से 2 साल पहले मैं एक कंपनी में था एंड आई वाज लॉन्चिंग ईवी की एक ब्रांड लॉन्च कर रहा था। सो उस वक्त ईवी लोगों को नहीं चाहिए थी, उस वक्त BYD पाकिस्तान में नहीं थी और लोगों को ईवी नहीं चाहिए थी उस वक्त। सो पॉइंट ये था कि लोगों को ईवी कभी भी चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी। उस वक्त हमें नहीं पता था कि ईरान और इसराइल और अमेरिका की ये जंग लग जाएगी और पेट्रोल बहुत बढ़ जाएगा।
So I did my research and how people thinking are being changed. For example, आपसे मैं पूछूं कि टेस्ला अमेरिका में बिकी बहुत ज़्यादा, तो लोगों ने ईवी क्यों ली होगी? आपके ख्याल में क्यों ली होगी ईवी? व्हाट वाज द रीज़न पीपल बाय ईवी? क्योंकि एक तो अमेरिकन का तो एक वो ब्रांड एसोसिएशन का एक बड़ा मामला है ना, इलॉन मस्क का नाम है, टेस्ला का नाम है। अच्छा, उस वक्त तो टेस्ला का इलॉन मस्क नहीं बना था ना, तो शुरू में टेस्ला आई थी, लोगों ने ईवी क्यों ली होगी? नो आइडिया, मे बी डिज़ाइन थोड़ा क्रेजी डिज़ाइन है उसका। मोस्टली पीपल आंसर करते हैं कि यार पेट्रोल नहीं लगता उसमें। पेट्रोल तो मेरे ख्याल से उतना बड़ा मसला नहीं है अमेरिकन सोसाइटी के लिए, अब शायद बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, लेकिन उस टाइम तो जब स्टार्ट हुआ तो मेरे ख्याल से पेट्रोल तो इतना बड़ा इशू नहीं होगा। हाँ, लोग क्यों नहीं लेते? और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो बहुत सालों से अवेलेबल है, लेकिन टेस्ला की ईवीज ने क्यों मार्केट ग्रैब की? नो आइडिया। nobody want to buy an EV. Everybody wants to buy a better car. So जो ड्राइव परफॉर्मेंस आपको पोर्शे में मिलती थी, वो ड्राइव परफॉर्मेंस उससे 1/3 हाफ प्राइस में आपको टेस्ला की गाड़ी में मिल रही थी, क्योंकि उसमें मोटर लगी हुई थी। ठीक है, आपको चार्ज करना पड़ता था, आपको रेंज नहीं मिलती थी, वो सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन ये जो अनमेट नीड थी ना, वो ईवी पूरी कर रही थी। ड्राइविंग एक्सपीरियंस उसमें मिल रहा था। अच्छा, उसमें चूँकि बैटरी सेंटर में होती है और ज़मीन के करीब होती है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होता है, विच मीन्स, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में होता है। आई मीन, अगर पूरी लंबी गाड़ी है ना, एक व्हीकल है, उसके सेंटर पॉइंट पे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इंजन वाली पेट्रोल गाड़ी में इंजन आगे होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉरवर्ड होता है उसका। तो जब आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी ज़्यादा प्रेशर लेती है आगे, और सो बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं। ईवी में सेंटर ग्रेविटी रोड के करीब है, ईवी में एक्सेलरेशन इंस्टेंट है, तो जिसने भी गाड़ी चलाई उसको बड़ा मज़ा आया। इट वाज नॉट अबाउट बेसिकली ईवी, इट वाज अबाउट ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो कि बेहतर हुआ। वहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सो आज भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं, चला रहे हैं ना, उनसे अगर आप पूछेंगे आपने ये क्यों ली, उसको खुद नहीं पता कि उसने ड्राइविंग परफॉर्मेंस की वजह से लिया है। वो बोलेगा आपको यही कि यार इसमें पेट्रोल नहीं लगता, ठीक है, या बस मुझे दिखाना था कि मैं मॉडर्न गाड़ी चलाने से मैंने ईवी ले लिया, मुझे पेट्रोल नहीं लगता। बट व्हेन आप उसका दिमाग के अंदर झांकते हैं ना, तो अंदर से निकलता यही है कि ही वांटेड अ बेटर कार। इसको ड्राइव परफॉर्मेंस मज़ा आ रहा था, और वो ड्राइविंग परफॉर्मेंस इसको इसकी बजट के करीब नज़र आ रही थी, तो उसने ले ली। सही। सर, ये जब आप ये सारी पूरी कैंपेन्स वगैरह स्टार्ट करते हैं, आई एम श्योर देयर आर न्यूमरस ओकेजन्स वेयर यू गेट टू एक्सपीरियंस फेलियर्स। तो फेलियर्स ये क्या ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी के अंदर? हाँ, फेलियर ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी में जो प्रोग्रेस है ना, दैट इज़ प्रोग्रेस इज एक्चुअली मूविंग फ्रॉम वन फेलियर टू अनदर फेलियर, टू अनदर फेलियर, टू अनदर फेलियर, टू अनदर फेलियर। तो अगर आपका फेलियर नहीं आ रहा, सब अच्छे से जा रहा है, कोई मसला है? ट्राई नहीं कर रहे हो आप, या तो आप ट्राई नहीं कर रहे, या आप रिकग्नाइज ही नहीं कर पा रहे कि आपने फेलियर कहाँ पे हुआ आपसे। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो फेलियर ना आए। और आप समहाउ आप ह्यूमन साइकी आप मॉनिटर कर लेते हैं कि मैंने ये अचीव किया, फिर मैंने ये अचीव किया, फिर मैंने ये अचीव किया। नहीं, आपने देखते हैं कि मैंने यहाँ फेल हुआ, मैं इससे बाहर निकल आया, और फिर मैं ऊपर जाके यहाँ फेल हुआ, फिर मैं यहाँ से भी बाहर निकल आया, ऊपर जाके यहाँ फेल हुआ, इससे भी बाहर निकल आया। सो फेलियर इज़ एक्चुअली प्रोग्रेस। लेकिन हाँ, आपने किसी फेलियर में जाकर में फंस करके वो नेगेटिव स्पाइरल में नहीं फंसना, कि उस फेलियर से निकलते निकलते आप किसी और फेलियर में फंस गए, उससे तीसरे में फंस गए, और आप उसमें बिल्कुल विड्रॉन नहीं होंगे। सही। तो ऐसी कोई आपके करियर में ऐसा कोई पॉइंट आया आपको लगा हो कि माशाल्लाह से भरे पड़े फेलियर ही फेलियर है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? मेरा पहला फेलियर था कराची यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, हमारा सेकंड बैच था, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, नया स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में। और ये कौन से ईयर की बात है सर? ये बात है 1997 में। सही। और हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस का एक कोर्स था, उसमें टीचर ने कहा कि आप ये आकर के यहाँ पे प्रेजेंट करें, और वो फोर्सफुली वो स्लाइड पे प्रेजेंट करनी थी, और मैं जाके खड़ा हो गया, एंड आई वाज कंप्लीटली शट डाउन।
तो कुछ हुआ ही नहीं मुझे वहाँ पे। तो दैट वाज माय फर्स्ट, यानी बड़े होने के बाद ये मेरा पहला फेलियर था। और सो ये वो पूरा माशाल्लाह फेलियर की लिस्ट है। लेकिन मैंने जो ज़िंदगी में सीखा ना, एक पॉइंट पे ऐसा हुआ मेरे एक ऑटोमोबाइल कंपनी में था, आई फेल्ड, आई वाज स्टक, ब्रेन मेंटली मैं स्टक हो गया था वहाँ पे उस फेलियर पे। बजाय से कि मैं ये करता कि मैं इस फेलियर से कैसे बाहर निकलूँ, या यार इट्स जस्ट अ फेलियर, इट्स ओके, मूव ऑन, आई वाज नॉट एबल टू मूव ऑन। ठीक है, वो गेट योरसेल्फ अप, डस्ट योरसेल्फ अप, सही है, वापस गेम में आना, उसी एनर्जी लेवल के साथ, वो मुझसे नहीं हुआ। ठीक है, और उसने मेरे को 2-3 साल ज़ाया करा दिया वहाँ पे। ओहो, 2-3 साल मेरे ज़ाया हो गए वहाँ पे। सो जब मैं वहाँ से निकला ना, तो मैं ये लर्निंग लेके निकला कि भाई आपको फेलियर तो मिलेंगे, सही है, आपने ना उससे इमीडिएटली रिकवर करना है। सही है। नंबर 2 मेरी लर्निंग ये थी कि ये जो कान है ना हमारे और आँखें हैं, इससे इनपुट जा रहा है अंदर और ब्रेन को प्रोसेस कर रहा है। इसके ऊपर आपने ना गार्ड बैठाने हैं, ज़बरदस्त फ़िल्टर लगाना है आपने। जो भी नेगेटिव लोग बातें कर रहे होते हैं, आपने एक तो वहाँ से भाग जाना है, वो नहीं है। और नेगेटिव बातें कान में आ रही है ना, उसको आने से रोक देना है कि मुझे नहीं सुनना ही है, मुझे प्रोसेस नहीं करना ही है। बिकॉज ये नेगेटिव बातें सुनना और देखना, नेगेटिविटी आपको आपकी एनर्जी लेवल को ड्रॉप कर देती है। ठीक है, सो मैं चूँकि वो भुगत चुका था, तो उसके बाद मैंने ना कानों वानों पे अपने पैरे बैठा दिए। सही है, उसके बाद मैंने भाई ऐसे जहाँ पे गॉसिप हो रही है, बैठे हुए लोग कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, यार ये बुरा नहीं हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, ये नहीं हो रहा, हमारे यहाँ ये नहीं होता, वो नहीं। मैं भाई ये मेरे पास टाइम नहीं है। सही है। आई डोंट वांट टू गिव दोज थिंग्स पीस इन माई ब्रेन। मेरी एक और फाइंडिंग है, आपके ख्याल में दुनिया में हमारे पास किस चीज़ की किल्लत है, कमी किस चीज़ की है पूरी दुनिया में? हाँ, एक आम इंसान के पास। मुश्किल सवाल ले लिया सर आपने। पैसों की कमी है, चले पैसों की कमी है, जो अमीर हो गए उनके पास किस चीज़ की कमी है? सुकून की कमी है शायद कुछ जगहों पर। सही है। और जो गरीब वक्त की कमी है, पैसों की कमी है। जिनके पास पैसे हैं उनके पास वक्त की कमी है। हाँ। अच्छा, कुछ तो वक्त है ना उनके पास। वक्त अगर उनके पास 6 घंटे भी हैं, उसके बावजूद किस चीज़ की कमी है? इज़ देयर अटेंशन स्पैन। सही है, फोकस्ड अटेंशन स्पैन की कमी है। और हमारे मेरे इस फोकस्ड अटेंशन स्पैन को हमसे लेने के लिए बिलियंस डॉलर्स की इंडस्ट्री अवेलेबल है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, ये सारा आपसे मेरे से वो हमारा जो प्राइम अटेंशन स्पैन है ना, वो हमसे लेना चाहता है। इसलिए वो हमसे पैसे चार्ज नहीं करता है, क्योंकि हमसे सप्लायर हैं, हम थोड़ी पैसे चार्ज करेंगे। ठीक है, वो हमें इसके बदले जब हमारा अटेंशन ले लेते हैं तो उसमें वो अपना एडवर्टाइज़र जिससे पैसे ले रहे हैं वो उसकी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, सो अटेंशन स्पैन की ना शदीद कमी है। अब इस अटेंशन स्पैन को मैं जिस चीज़ में प्रोसेस करूँगा ना, उसका मेरे पास एक्सेलेंस आ जाएगी उसमें। ठीक है, मैं उसको अपने स्किल डेवलपमेंट में लगाऊंगा, स्किल डेवलप हो जाएगी। मैं उस अटेंशन स्पैन को लोगों की नेगेटिव बातें सुनने में लगाऊंगा, उसमें मजा आना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा भी मैं नेगेटिव स्पैन में फंस जाऊंगा। आई हैव डन इट वंस, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कुछ पेरेंटिंग रोल के हवाले से कुछ डिस्कशन करते हैं। ख़ास तौर पे भी अटेंशन स्पैन की बात आई है ना, तो हमें वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट वी फेस इज़ द अटेंशन स्पैन, एक्वायरिंग दैट अटेंशन स्पैन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो हाँ, अच्छा, ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो यूथ है ना, इसका पास अटेंशन स्पैन नहीं है। ये गलत है, मेरी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है। इनके पास ना दे आर अ गुड मल्टीटास्कर। खास ये आप जेंजी की बात कर रहे हैं? हाँ, मेनली। हाँ, मैं जेंजी की बात कर रहा हूँ। इनका मल्टीटास्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो ये मैंने बच्चे देखे जो बिल्कुल डिल्यूजन है, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा उन्होंने क्या करना है। मैंने ऐसे भी देखे जो बहुत फोकस्ड है।
लेकिन वो नज़र नहीं आते आपको फोकस, क्योंकि वो फोकस्ड यहाँ से हैं, उनको उस फोकस को एग्जिबिट करने के लिए स्टडी टेबल और किताब नहीं चाहिए। सही है, वो स्लाइसेस में अपना फोकस मेंटेन कर रहे हैं। वो खाना खा रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं और कुछ और भी सोच रहे हैं, और खाने के बीच में मोबाइल फ़ोन पे उन्होंने वो जो सोच रहे थे ना उसको उन्होंने वेरीफाई कर लिया, सर्च कर लिया फर्दर कुछ उस तो ऐसा नहीं है, फोकस नहीं है, हमें नज़र नहीं आता। उनका फोकस होने का जो एग्जिबिशन है वो चेंज हो गया है। या हम लोग शायद अभी इतने इक्विप नहीं हैं कि उनको सही तरीके से ना चैनलाइज कर सकें। और अक्सर ना जेन ज़ी की बुराइयां चल रही होती हैं, मैंने पर्सनली देखा कि चलें ठीक है सही है, उनके अंदर वो थोड़ा सा इम्पेशेंट हैं, सही है, अंडरस्टूड, लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो शायद मिलेनियल्स में नहीं है या उससे पिछली जनरेशन में नहीं थी, उसके अंदर अच्छे हैं ये लड़के। हाँ, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टर्म कॉल्ड वूका, VUCA। ओके। सो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना इस वक्त, इट इज़ कॉल्ड वूका वर्ल्ड, वूका एनवायरनमेंट। So V is for volatile, ओके। U is uncertain, C is chaotic, and A is ambiguous. ओके। So इस वक्त जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, this is volatile, uncertain, chaotic and ambiguous, और this is the normal। ये नॉर्मल है, ये बुरा नहीं है, ये ऐसा ही है। तो मैं वेट नहीं करूँ कि अभी हालात अच्छे होंगे। नो 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 नो, ये हालात यही हैं। अब इस हालात में से आपने अच्छे वाले को तरफ देखना है, या इसके अंदर हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव है ना, सो इसके अंदर अच्छा वाला उधर देख कर आपने फोकस करना है, टेंशन लगानी है, उधर से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, या जो इसका नेगेटिव साइड है उसके ऊपर रहकर आपने लकीरें पीटते रहनी है। सो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इंफॉर्मेशन चेंजेस। अनसर्टेनिटी है, आप पास्ट के डेटा पॉइंट्स को देखते हुए फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इतनी अच्छी तरह जितना पहले आप कर सकते थे। ठीक है, तो अब आपको लोगों के बिहेवियर सोचने हैं, आपको आगे के, फॉर एग्जांपल गूगल या ये जो बड़ी टेक कंपनीज हैं, ये फ्यूचर सिनेरियोज रन कर रहे होते हैं। ठीक है, कि अगर इस तरह हुआ तो सोशल सेटअप क्या होगा फ्यूचर का, अगर इस तरह हुआ तो क्या सिनेरियो होगा, इस तरह हुआ तो क्या सिनेरियो होगा। So the best way, yes, so best way to predict a future is by creating it. सही है, so ये आप that's why it is uncertain. You cannot predict के past ये है तो just regression analysis किया आपने कहा भाई यही होने जा रहा है, ज़रूरी नहीं है ऐसा। VUC is chaotic। इतना आप हमें जो chaos नज़र आता है वो तो रोड पे नज़र आता है ना, लेकिन जो केओस हमारे जहनों के अंदर है ना वो भी तो एग्जिस्ट करता है। आप अभी मतलब मोबाइल फ़ोन उठाएं, आप किसी को मैसेज करने बैठे हैं, मैसेज होगा 15 सेकंड का, और आधा घंटे आप उस केओस के अंदर डिफरेंट नोटिफिकेशन और डिफरेंट मैसेज के अंदर आप गुम होकर रह जाएंगे। ठीक है, बाज़ दफ़ा तो मैसेज बाद में होगा, पहले मैं घूम जाऊंगा कि मैंने मोबाइल उठाया क्यों था, क्योंकि जी बम्बार्डेड विद सच इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशंस। जी, तो इट्स ऑल chaos is everywhere। सही है, एंड लास्ट इज एम्बिगुअस। मैं जिस पिछली कंपनी में था उसके जो चेयरमैन थे, इंतकाल हो गया उनका, अली हबीब साहब, हबीब ग्रुप के चेयरमैन। सो उन्होंने कहीं कहते थे कि यार आपको कभी भी डिसीजन मेकिंग के लिए ना आपको कंप्लीट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपको उस एम्बिग्यूटी के अंदर रहते हुए फैसला करना है। सो दैट्स ट्रू। एट दैट टाइम मेरे दिमाग में था कि यार हमारे पास इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, हम फैसला कर लें, ये हो गया तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। आई फाउंड हिम कि अच्छा नहीं, आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उसमें डिसीजन लेना है, एंड देन यू हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एज वेल। ये इन्फॉर्मेशन ये कह रही है अधूरी है, कंप्लीट नहीं है, इंस्टिंक्ट कह रहा है कि यार ये कर लेना चाहिए, देन यू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड डू इट with full force without hesitation, without having doubts। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा लिस्ट डाउन करूँ, what makes a good decision making in a person, what are the qualities और attributes जिसकी वजह से इंसान एक अच्छा डिसीजन मेकर बन पाता है, थोड़ा सा आपके ख्याल में? यार कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं होगी हमेशा। मेरे हिसाब से द बेस्ट डिसीजन मेकर जो दुनिया में भी आजकल में होगा ना, उसके 50% डिसीजन सही हुए होंगे। 50% क्या डिसीजन सही साबित हुए होंगे। इसका मतलब है जो बेस्ट है वो भी 50 पे है, 50% है। तो 50-50 का मतलब है सही है कि
इट्स नॉट, ये मसला नहीं है कि आप डिसीजन आपके सही है कि गलत है। पॉइंट ये है कि कितने ज़्यादा डिसीजन आप ले रहे हैं। यू विन नॉट बाय द परसेंटेज ऑफ राइट डिसीजन, बाय द क्वांटिटी ऑफ राइट डिसीजन। और आपको पता है कि आधे तो गलत होने ही है, सही है। सो आप ज़्यादा डिसीजन लें। अगर आप एक महीने में आपने 10 डिसीजन ले लेना, आप एक महीने में 100 डिसीजन ले लें। पहले आपके 5 सही होने थे, आपके 50 सही हो जाएंगे। सही ठीक है। सो बाकी 50 क्या होंगे? यू विल फेस फेलियर्स। मेरे दिमाग में ना वो स्पोर्ट्स की एग्जांपल आ रही है, रॉजर फेडरर की और माइकल जॉर्डन की। ऐसी कि उसमें कोटेशंस हैं कि भाई लोग हमें सोचते हैं इतने MVP बन गए, इतने ग्रैंड स्लैम्स आ गए हमारे पास। असल में आप हमारे नंबर ऑफ सेट्स काउंट करोगे ना, जो जिस पे हम लोग हारे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, बट सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने ये काम किया। अच्छा, अब मैं आपको इसको मैं कनेक्ट करता हूँ इस जेन जी और जनरेशन के डिफरेंस से। मैं देखता हूँ हमारी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में जो ओल्ड एज के लोग हैं, अच्छा, एक तो वो बाय एज पुरानी जनरेशन के होते हैं, कुछ होते हैं दिमाग से पुरानी जनरेशन के होते हैं। ठीक है। अब वो भले वो जेन जी का हो, लेकिन उसका जहन जो है ना वो मिलेनियल का है, या वो उससे भी पहले के जनरेशन एक्स का है ना। सो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे होगा तभी ऐसे होगा, सही, हमें तो लकीर में ही चलना है, लकीर के फ़कीर ही बने रहना है। वो फ्लेक्सिबिलिटी वो मैंने एक 80 साल के एक बुज़ुर्ग में भी देखी है। ठीक है। आप मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, उनकी एज 70 ईयर्स की एज में पहली दफ़ा उन्होंने मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन यूज़ करना शुरू किया, और 73 ईयर्स की एज में ना वो व्हाट्सएप और उसके ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वो अपनी वीडियो भी बना रहे हैं। सो इट इज़ ऑल ओवर हेयर। ठीक है। आपके जनरेशन उससे डिवाइड नहीं होती कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, आप सोच किसकी तरह रहे हैं। सो आज जो इस वक्त डिलेमा हम फेस कर रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जो इस वक्त के मैनेजर कैडर है ना, वो सारा मिलेनियल्स का है। और अब उनके पास जनरेशन जी आ गई है। जनरेशन जी के जो यूथ है, इनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है, नज़र आता है बहुत छोटा है, और इनको के टैलेंट को इस्तेमाल करने के लिए आपको इन पर भरोसा करना पड़ता है। सो उसमें हमारे एक कोलीग ने कभी कहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग बात थी, कि यार आप ना लाइफ वेस्ट पहनाएं, लाइफ जैकेट पहनाएं और समुद्र में फेंक दें। जब वो डूबने लगे ना, तब उठाना। सही है। तो इस जनरेशन जी के साथ भी यही चीज़ बिल्कुल वैलिड है। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इनको आप क्लियर अपनी वो बताएं कि तुमने करना ही है, और ये देख लें कहाँ पे ये फंस सकता है, वो एरिया से कवर करें और उसको फैसला करने दें, गलती करने दें। मोस्ट ऑफ द मिलेनियल्स दे आर अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। ऐसा ही है। और चूँकि हर मिस्टेक पे उनके बॉसेस क्लास क्लियर होते हैं, तो वो चाहते हैं कि यार मेरे नीचे वाला कोई गलती ना करे। और ये काफ़ी ऐसा वो ट्रिपल डाउन इफेक्ट है ना, कि मिलेनियल्स ने हर जगह पर बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही काम किया है। हाँ, चाहे वो स्कूलिंग हो, पेरेंटिंग हो, हाँ, बिल्कुल हर जगह पे। तो इसलिए इतने एक्सप्रेसिव हैं ही नहीं, या होना ही नहीं चाहते, या डरे में। हाँ। और जो नए बच्चे आ रहे हैं वो बहुत सारी जगहों पर आउटस्पोकन भी हैं, बहुत सेल्फ अवेयर हैं, जहाँ तक मैंने नोट किया है। बहुत सेल्फ अवेयर हैं। देखिए, एक तो हमारा स्कूल सिस्टम भी तो पता नहीं कितने 100 साल पुराना है। मेरे दोनों बच्चों ने लाइव स्कूल से पढ़ा ना। सो जो क्रिटिकल एलिमेंट था ना, वो ये था कि इस बच्चे को पता चल रहा था, अच्छा मैं कोई फैसला कर सकता हूँ। मैं ये फैसला कर सकता हूँ कि मुझे कितना पढ़ना है। सही बात है। मुझे किस पे कितना पढ़ना है, कितना प्रेशर देना है, कितनी देर टाइम लगाना है, मैं फैसला कर सकता हूँ ये। अच्छा, पेरेंट को हजम नहीं हो रही थी कि बच्चा कैसे फैसला करेगा ये। ऐसे ही है कि उसको जो ना वो कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कितने चैप्टर्स उसने करने हैं, ये क्यों फैसला करेगा। ये तो मसला इन बच्चों को पढ़ाने का नहीं है, इन बच्चों के पेरेंट्स को पढ़ाने का है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जितने मैंने देखे इवेंट्स वगैरह, और वो तो टीचर्स भी मैनेज नहीं कर रहे थे, वो तो बच्चे खुद ही कर रहे थे सारे काम। ऐसे ही। और ऐसा नहीं है कि लैब स्कूल में अगर बच्चे आ रहे हैं तो ये कोई बहुत ज़्यादा अपर क्लास के बच्चे आ रहे हैं, उनके पास ग्लोबल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, ऐसा तो नहीं है। सो ये एक जनरल कराची के आम सोसाइटी के लोग हैं। सो अगर इनके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है, फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा जो है वो मुझे आके दिखा रहा है
कि बाबा ये स्कूल का कोई प्रोजेक्ट है और ना लाइन फॉलोइंग एक वो गाड़ी बनानी है, तो मैंने ना इसका ये वो इसका एक आर्डिनो में कोड होता है, मैंने कोड लिखा है ये, लेकिन ये सही चल नहीं रहा। मैंने कौन सी लैंग्वेज में कोड है? कहता है पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में कोड है, लैंग्वेज को नहीं पता, लेकिन आर्डिनो में इसी में कोड लिखते हैं। मैं देखा तो वो C++ पे प्रोग्रामिंग कर रहा था और तो खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। सो वो मैंने कहीं एक स्टोरी थी, 2 बच्चे थे, 2 भाई थे, एक 8 साल का था और एक 12 साल का था। तो माँ बाप ने बोला था कि गांव में ना तुम गांव से बाहर नहीं जाके खेलना, गांव के अंदर खेलना है तुमने। और बाप ने बहुत डांटा बता गया कि तुम गए ना गांव से बाहर, मैं टांगे तोड़ दूँगा तुम्हारी। अच्छा, एक दिन दोनों भाई खेलते हुए गांव से बाहर चले गए, एक कुएं पे गए खेलने के लिए। खेलते खेलते 12 साल वाला लड़का जो था कुएं में गिर गया। अब वो कोई था ही नहीं करीब में, कोई आवाज़ें लगाई उसने, छोटे भाई ने, 8 साल वाले ने, कोई मिला नहीं। तो उसने फिर मजबूरन वो जो रस्सी थी वो फेंकी अंदर बकेट वाली, और खींच आने की तरह से वो बाहर आ गया। वो गीला पूरा। अब घर तो जाना है, घर पहुंचा, बताएंगे तो डांट तो मार पड़ेगी बहुत। तो उसने उसके बाप से पूछा, पे कहाँ थे तुम, गिरे कैसे हो गए? उसने कहा कि वो हम चले गए थे बाहर कुएं पे, तो ये पानी में गिर गया। बाप देखने लगा कि फिर क्या हुआ? कहता है कि मैं निकाल लिया फिर हमने। तो बाप देखता रहा, फिर हंसना शुरू हो गया। बच्चे भी कंफ्यूज कि यार ये कह रहे हैं, क्यों हंस रही है? तो दादा आया कमरे से ना बाहर, तो बच्चों के दादा को उसके अब्बा ने बताया बच्चों के कि ये झूठ बोल रहा है कि कुएं में गिर गया और बाहर निकल, इसने 8 साल के बच्चे ने 12 साल के बच्चे को कुएं से कैसे बाहर निकाला? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो दादा ने गौर से देखा उसको, कहने ये सही कह रहा है। कहते कैसे पॉसिबल है, 8 साल का बच्चा है, 12 साल के बच्चे को कुएं में से कैसे निकाल सकता है? स्ट्रेंथ नहीं होती उसमें। तो दादा ने बोला कि इसको वहाँ पे कोई ये बताने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते। सो हमारा जनरेशन Z और मिलेनियल का मसला यही है, ऐसे ही हम बच्चों को बता लो तुम ये नहीं कर सकते। हमें बच्चों को नहीं बताना, बच्चों को करने देना है। और मेरे पेरेंटिंग का जितना मेरा एक्सपीरियंस है 10-12 साल 15 साल का, बच्चों को भी नहीं पता होता कि वो क्या नहीं कर सकते, उन्हें करने देते हैं। आप 70% टाइम्स आप गलत साबित होते हैं। आप कहते हैं ये नहीं कर सकता, वो कर जाता है। ऐसे ही है, मतलब वो सरप्राइज़ कर देगा आपको। हाँ, वो सरप्राइज़ करेगा। जब आप उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे ना, वो सरप्राइज़ कर देगा आपको। क्या ये कैसा? हाँ, डीप डाउन आड़ा बोलो तो ये नहीं कर पाएगा, इसकी बस की बात लग नहीं रही मुझे। हाँ, इसको मैं कनेक्ट करूँ उसके साथ, आप लाइफ जैकेट पहनाएं और पानी में फेंक दें, ठीक है? जब डूबने लगे ना तब निकालें। ओहो, आई विश कि हम लोगों के अंदर ना ये इन बातों की ना डिस्कशन बहुत ज़रूरी भी है, और मुसलसल मतलब इसकी रेपिटेटिव अंदाज के अंदर डिस्कशन ज़रूरी है। नहीं तो वो जो बिल्कुल कन्वेंशनल सेटअप वाली डिस्कशन है वो इतनी ज़्यादा होती है ना कि हम इन सारी चीज़ों के अंदर रहते हुए भी ना आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों के ऊपर बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि ये बच्चा ये कहाँ ही कर पाएगा। और मेरा ख्याल है इस वक्त जो मिलेनियल्स है दे आर द बॉटलनेक। सही बात है। मैं कंपनीज के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, ये जो मैनेजर्स हैं मिलेनियल्स, दे डीप इनसाइड देयर हार्ट दे बिलीव कि जनरेशन Z का टेंशन स्पैन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। और एक बड़ा कॉमन वो कंप्लेन सुनने को मिलती है, मैं कह रहा हूँ कि इसको ऐसे करो, वो कह रहा नहीं ठीक तो है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, मेरी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सो भाई वो अथॉरिटी एक्सेप्ट करने वाले ज़माने से नहीं आए, वो सही बात है। आप आए हैं, हाँ, ठीक है, वो नहीं आया। आपको उसको एक्सपेरिमेंटेशन का रूम देना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ऐसे ही रहा और उन्होंने चेंज नहीं किया अपने आप को, तो ये जेन ज़ी इज़ गोइंग टू सुपरसीड देम इन लॉट ऑफ वेज। बहुत सारी चीज़ों के अंदर ना ये आउटडेटेड हो जाएंगे वेरी सून, वेरी सून। ये मिलेनियल्स जो ज़हनी लिहाज से ना बाबे हैं, और ग्लोरीफाई भी करते हैं ना उस चीज़ को कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ है, हमने तो 18 घंटे भी काम किया है। हाँ, हम तो 18 घंटे का, हम तो शिकायत नहीं करते थे, हम तो वीकेंड पे आ जाते थे, ये लोग इनके तो नखरे ज़्यादा हैं। भाई वो उसकी आप उसके इंटरेस्ट कंपनी के इंटरेस्ट के साथ अलाइन कर लें, वो 24 घंटे काम करने वाला है। सही बात है। ठीक है, वो 24 घंटे काम करने वाला है, वो कर जाएगा, लेकिन आप उसको डंडे के तौर पे नहीं कराए, उसको अपने इंटरेस्ट पे करने दें। डंडे के तौर पर कराएंगे ना तो वो इन बच्चों के पास ये
इस हवाले से भी अवेयरनेस ज़्यादा है कि डिप्रेशन क्या चीज़ होती है, एंजाइटी क्या चीज़ होती है, वो इस चीज़ के ऊपर बड़े पक्के हैं, बोले कि नहीं करना भाई काम, हम किसी और कंपनी के अंदर चले जाएंगे जहाँ बिल्कुल पे सही है। 15,000 रुपये कम भी मिल रहे होंगे ना, लेकिन ये वाली टेंशन ही नहीं हो मेरे पास। हाँ तो आप वो बहुत अच्छा कोई अपना बंदा जो है ना लूज़ कर जाओगे इस चक्कर में, क्योंकि आप बहुत रिजिड हो उस चीज़ के अंदर, सही नहीं हो रहा है। मेरे दिमाग में था ये, लेकिन ये आपकी तरफ से इन्डोर्समेंट आ गई ना, तो मिलेनियल्स के लिए बड़ी अलार्मिंग चीज़ है कि भाई आप चेंज कर लो अपने स्टाइल को। आई विश के जो मिलेनियल्स सुन रहे हैं ना वो इसके बारे में सीरियसली सोचें, हौसला करें और यंग लोगों को ना गलतियां करने दें, बल्कि आप सिचुएशन ऐसी क्रिएट करें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जहाँ पे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें ताकि वो वहाँ पे गलती कर सकें और उससे बड़ा नुकसान ना हो। अच्छा सर, मूविंग ऑन, मुझे बताएं ये ब्रांड लॉयल्टी का एक बड़ा कॉन्सेप्ट था, पता नहीं अभी भी है या नहीं है, इसका क्या फिक्र है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। ब्रांड होती क्या चीज़ है? ब्रांड इज जस्ट भरोसा, ठीक है। इस कंपनी का मैं चावल ख़रीद रहा हूँ तो साफ़ ही निकलेगा, ठीक है। इस कंपनी की मैंने अगर शर्ट ली है ना तो वो ख़राब नहीं होगी, ड्यूरेबल ही है, ठीक है। या इस कंपनी के अगर मैंने जूते लिए हैं तो वो कंफर्टेबल हैं कंफर्टेबल, ये भरोसा है, दिस इज़ ट्रस्ट। या फलां कंपनी की अगर मैंने गाड़ी ली ना तो इसके स्पेयर पार्ट तो बहुत ही सस्ते मिलेंगे, ये भरोसा है। सो ये भरोसा जब तक वो ब्रांड देता रहेगा उस वक्त तक उसके साथ लॉयल्टी है। जहाँ उसने वो भरोसा तोड़ा या कोई दूसरे ब्रांड ने आके वो भरोसा दिया जो अब ज़्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। सो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना वो टाइमलाइन है। आज से 20 साल पहले एक कंपनी है, वो गाड़ियों की कंपनी, वो कह रही है कि हम बहुत ड्यूरेबल गाड़ी बनाते हैं। ये चलें, बहुत सारे लोग कनेक्ट कर जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, और इंडस्ट्री में सब लोग ही जानते हैं। तो चले इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाते हैं, ठीक है। आज से कुछ साल पहले लोग कहते थे यार इलेक्ट्रॉनिक्स कैसेट प्लेयर है या VCR है या मोबाइल फ़ोन है तो ये बहुत ड्यूरेबल है, ये ख़राब नहीं होता, ये टूटता नहीं है, सही है। आप सैमसंग का फ़ोन जो है ना वो आप आराम से जल्दी बिक जाता है, रीसेल वैल्यू है। या फ्रिज जो है वो तो नेशनल का ही लेंगे हम। ये वो आईफोन के बड़े क्रेजी फॉलोअर्स थे ना कि मैं आईफोन पे आता हूँ, अब मैं उससे पिछले वाली जनरेशन की बात कर रहा हूँ। सो ड्यूरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहिए। लेकिन कुछ ब्रांड्स उस ड्यूरेबिलिटी के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो ब्रांड लॉयल्टी बहुत ही ज़बरदस्त बन गई। लेकिन ज़माना चेंज हो गया, अब लोगों को वो चाहिए नहीं। जितने लोगों को चाहिए वो लोग तो उनको तो वो उससे बेहतर कोई ऑफर नहीं कर रहा, लेकिन अब लोगों को वो नहीं चाहिए, अब लोगों को डिज़ाइन चाहिए, लोगों को ड्यूरेबिलिटी 3 साल की चाहिए बस। दे वांट टू चेंज, वैसे ही चेंज करना है। हाँ। सो अब अगर कोई आकर ड्यूरेबिलिटी सेल कर रहा है तो लोगों को चाहिए नहीं ना, अब लोगों को डिज़ाइन चाहिए, अब लोगों को वैल्यू चाहिए। सो जो ब्रांड आकर के ज़्यादा अच्छी वैल्यू ऑफर कर रहा होगा लोग उससे कनेक्ट हो जाना छोड़ जाएंगे। तो जैसे मिलेनियल्स आए, मिलेनियल्स के बाद जनरेशन Z आ रहा है, तो ये वैल्यू ड्रिवन है। और पहले ये होता था कि हम एक स्पेसिफिक ऐड दिखा करके बिहेवियर और एटीट्यूड को हम इम्पैक्ट कर लेते थे। अब जहनों में जो ऐड फिल्टर है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग है, द मोमेंट ऑडियंस फील के ये मुझे ऐड दिखाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, वो तो फिल्टर कर देता है, हटा देता है। नाउ दे वांट के जो यूज़र्स हैं इसके वो इसके बारे में क्या करें। और अब वो ये भी कर लेते हैं कि यार यूज़र रिव्यूज़ फेक हैं या जेन्युइन है। मैंने बच्चे से पूछा कि यार ये फलां रेस्टोरेंट में जाना है, कैसा है, यहाँ पे अच्छे कॉफ़ी शॉप बताओ। तो जवाब ये नहीं आया कि ये इसके 4.5 स्टार है, 4.8 स्टार है। कह रहा है कि 4.5 स्टार है लेकिन 300 रिव्यूज़ से कम है तो फेक है, ठीक है। इसके 4000 रिव्यूज़ में ये 4.2 या सही होगा। सही बात है, ठीक है। सो ये जो स्केल है यूज़र जनरेटेड रिव्यूज़ का, एक्सपीरियंसेस को पहले एक्सपीरियंस होते थे वर्ड ऑफ माउथ पे चलते थे, अब एक्सपीरियंसेस डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ज हो रहे हैं और वो रिव्यू स्टार्स कैलकुलेट हो रहे हैं, ठीक है। सो जो कैलकुलेशन मैकेनिज्म है ना उस पर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। सो अगर आपका ब्रांड
वो ऑफ़र कर रहा है जो आज के ज़माने के आज के लोगों को चाहिए, और उसको आपको वाउच करने वाले, आपका फीडबैक देने वाले, जेन्युइन फीडबैक देने वाले साइजेबल लोग हैं, तो फिर आज रेलिवेंट है, फिर ब्रांड लॉयल्टी एग्जिस्ट करती है। नहीं तो वो चेंज कर देंगे फ़ौरन ही, उनको उसके अंदर कोई मसला नहीं है। ब्रांड लॉयल्टी वो अंधी नहीं है अब कोई। सही। अब पता नहीं सर, ये सवाल शायद थोड़ा सा मुश्किल हो। गिव मी वन सिंगल बिगेस्ट लाई दैट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज टेलिंग टू इट्स कस्टमर राइट नाउ। एक तो अच्छा, उससे पहले मैं पॉजिटिव बात करता हूँ। सिंगल बिगेस्ट ट्रुथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज टेलिंग यू कि भाई जो भी कंपनी हो पाकिस्तान की, मैं टैक्सेस और गवर्नमेंट लॉज की बात कर रहा हूँ, जो गाड़ी आज 50 लाख रुपए की है उसमें से तकरीबन 25 लाख रुपए तो कंपनी आपसे लेकर के गवर्नमेंट को जमा करा देती है। सो हमारी गाड़ियाँ सस्ती हैं, लेकिन जितनी की गाड़ी है ना उतने ही उसके ऊपर टैक्सेस डाले हुए हैं। ठीक है, तो ये सब ये दिस इज़ द बिगेस्ट ट्रुथ, हार्श, हाँ, हार्श ट्रुथ विच ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज टेलिंग यू। लाई, देयर इज़ नो यूनिफाइड, एक ऐसा झूठ नहीं है, बट जहाँ पे अक्सर कंपनीज फॉल्टर कर जाती हैं वो है डिलीवरी मिसकमिटमेंट्स। अगेन बिकॉज सप्लाई चेन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट दीज डेज। और अच्छा होता ये कि सही सप्लाई चेन डिफ़िकल्ट है, सो ये कहना कि मैं आपको आप बुकिंग करा लें गाड़ी की, ये 2 महीने में गाड़ी आ जाएगी और वाकई आ जाए, इसको अचीव करना इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। सो जो नई ब्रांड्स आती हैं जिनका कैश फ्लोज के इशू होते हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं, वो इसको मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं। सो मेनली जो कस्टमर कंप्लेंट्स हैं, चाहे वो डीलरशिप के एंड पे हो या कंपनी लेवल पे हो, यही है कि यार हमें कहा था कि 2 महीने में आ जाएगी, 3 महीने गुजर गए अभी तक गाड़ी नहीं आई। सो दैट इज़ दी यूजुअल लाई या मिस कमिटमेंट्स जो कि हो रही होती हैं। सो इसका एक तो जेन्युइन रीज़न भी है। आपके पास अनलाइक कन्फेक्शनरी में आ जाए ना, तो आपके पास शुगर है, फ्लावर है, इस तरह की कुछ कलर्स हैं, फूड कलर्स हैं, प्रिजर्वेटिव हैं, ये रॉ मटेरियल से आप चीज़ बना रहे होते हैं। सो अगर आपके पास एक सेट ऑफ रॉ मटेरियल तो आप उससे एक पूरी रेंज बना सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में ऐसा नहीं हो सकता, गाड़ियों में ऐसा नहीं हो सकता। सो आपको स्पेसिफिक, उसके लिए स्पेसिफिक मटेरियल कंटेंट चाहिए। ठीक है, जिसके लिए आपको आज से 4 महीने पहले उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आपने जिस वेंडर्स को आपने आज ऑर्डर्स दिए हैं या CKD किट आपने आज ऑर्डर किया है, वो अगले महीने में होस्ट कंट्री में वेंडर्स को ऑर्डर जाएगा, वेंडर्स बना के देंगे, वो फिर कंसोलिडेट होगा एक जगह पे। सो 3rd मंथ में शिपमेंट में जाएगा, 4th मंथ में यहाँ पहुँचेगा। तो आपको काफ़ी लंबा है। यस, सो आपको हर वक्त 4 से 6 महीने की आगे की डिमांड फोरकास्ट करनी है, मॉडल वाइज और मंथ वाइज, विच इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इन दिस बुक एनवायरनमेंट। वो का एनवायरनमेंट में कभी अनफोर्सीन भी तो कुछ भी हो जाता है ना। वो इस वक्त पाकिस्तान में, थैंक्स टू चाइना, इस वक्त पाकिस्तान में एक कल्चर है जिसके पास भी सेठ के पास पैसे हैं, छोटा सेठ है ना, वो कहता है यार मैं फारिग हूँ, बोर हो रहा हूँ, चलो कॉफ़ी की ब्रांड खोलता हूँ एक। ठीक है, जो बड़ा सेठ है ना और फारिग है, वो कहता है अच्छा यार बोर हो रहा हूँ, चाइना से ना एक ऑटोमोटिव कंपनी लेकर के आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ला कर के उसका हम एक शोरूम खोल देंगे और वो गाड़ी 10 गाड़ी मंगवाते हैं, लोगों को दिखाएंगे, उनसे बुकिंग पकड़ेंगे, उन पैसों से LC खोलेंगे, 4 महीने में गाड़ी आएंगी, वो इनको भेज देंगे। सो ये जो शॉर्ट टर्म थिंकिंग वाले ऑटोमोटिव ब्रांड हैं, जो ऑल्दो के बड़े फ्लैशी लग रहे होंगे, इनकी वजह से वो मिस कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है। जो सीरियस ग्रुप्स हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, जो लॉन्ग हॉल के लिए आए हुए हैं, वहाँ वो भी बदनाम होते हैं इस वजह से। लेकिन दिस इज़ काइंड ऑफ ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड आपको फेस करना पड़ेगा। अगर इंडस्ट्री में कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो सबको इसका खुमियाजा करना पड़ता है। सर ये AI के बूम के बारे में कुछ बताइए। अभी आपने अभी तक क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या क्या चेंज हुआ और आगे आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्या क्या होने वाला है?
अच्छा, एक तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि मैंने क्या चीज़ देखी। एआई का शोर बहुत सुना, और उसके बाद चैट जीपीटी आया, और लोगों की अचानक से, इंक्लूडिंग मी, राइटिंग स्किल बढ़ गई। ठीक है, लेकिन मसला ये हुआ कि वो जो राइटिंग स्किल बढ़ी है ना, वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ी है, हर किसी की एक जैसी हो गई है। हाँ, अब समझ में आया था कि ये इसने लिखा हुआ है। यस। सो वो आपके पास एक मल्टीप्लायर, एक लेवर मौजूद था, आप सबने वो इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब वो नॉर्मलाइज हो गया हुआ है। इवन टुडे यू नीड जेन्युइन कंटेंट फ्रॉम योर ओन माइंड। ठीक है, ओरिजिनलिटी जो चाहिए थी ना, वो एआई इज स्टिल मल्टीप्लायर इफेक्ट है। ओरिजिनल थॉट्स आपकी अपनी है, जो ग्रास रूट लेवल पे जो क्रिएटिविटी है ना, जो थॉट्स है वो आपकी अपनी है। आप जस्ट लाइक, अच्छा एआई का अब अभी जो इंडिविजुअल लेवल पे जो फ़ायदा हो रहा है, आपके पास एक साउंडिंग बोर्ड नहीं होता था जिससे आप अपने आइडियाज़ को साउंड करा सकें। ठीक है, यू नीडेड सम एक्सपर्ट जिससे आप वो मशवरा करें, बात करें, सवाल जवाब करें, और उससे आपके आइडियाज़ आएँ। सो मेरे लिए एआई का ज़्यादा इस्तेमाल साउंडिंग बोर्ड के लिए है। आइडियाज़ रिफाइन, आइडियाज़ को वैलिडेट, क्रॉस चेक, आइडियाज़ को की रिफाइनमेंट। सो वो जो साउंडिंग बोर्ड, वो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा काम का है, और बहुत सी इंडस्ट्री चेंज भी हो रही हैं। नॉर्मली एक गाड़ियों के जो ऐड बनते हैं ना, सो अगर 3 दिन की भी शूट है, सो आपको तो सामने लगता है कि गाड़ी जा रही है, 1-2 कैरेक्टर होते हैं, उसके पीछे हंड्रेड्स ऑफ पीपल काम कर रहे होते हैं। अगर हमें एक गाड़ी फॉर एग्जांपल नथिया गली में ड्राइव करनी है ना, तो नथिया गली में उस एक गाड़ी के अलावा 2 गाड़ियाँ और जाती हैं, क्योंकि आपको उसमें फिटिंग्स करनी होती हैं कैमराज और लाइटिंग के लिए। तो वो आप एक गाड़ी पे आप जब फिट कर रहे हैं, उसमें दूसरी गाड़ी की शूटिंग हो रही है। ठीक है, तो आपको 2-3 गाड़ी चाहिए होती हैं, और उसके साथ कम से कम 2 से 3 ट्रक्स होते हैं इक्विपमेंट के। तो आप सोचें, आप जा रहे हैं एक 6 सेकंड का एक शूट करने के लिए, एक क्लिप शूट करने के लिए, जो कि पूरे ऐड के अंदर इंसर्ट होगा। उसके लिए आप 3 ट्रक्स, 3 गाड़ियाँ और एक कोस्टर लेकर जा रहे हैं लोगों की। ठीक है, इमेजिन द कॉस्ट। सो 4 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़, इसके आसपास पैसे लगते थे ऐड प्रोड्यूस करने में। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब के बाद वो प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं कोई बेयर करेगा। जो काम लेट्स सपोज 5 करोड़ रुपए में या 4 करोड़ रुपए में जो ऐड बनता था, उसका 80% अब शायद 1 करोड़ के अंदर बन जाएगा, थैंक्स टू एआई। ठीक है सर, चलें, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत मज़ा आया।